हमने कई बार देखा जब जब ईरान ने अपने ड्रोन से हमला किया, जब हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किए जाने की बात आती है और ये कहा जाता है कि ईरान ने उसको बंद कर रखा है, तब भी भारत की तरफ से काफी एक ऐसा जो बयान है वो आता है। अलग अलग फोरम पर भी आता है, अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आता है। अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने को बाध्य है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर इस तरीके का है और जो वैश्विक इकोनॉमी जो है उसमें डॉलर की प्रभुसत्ता है। अभी और ज्यादा जो हम अमेरिका के पीछे चलते नजर आ रहे हैं, उसमें कई सारे और फैक्टर आके जुड़ गए हैं। मैं उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे नहीं जाऊंगा, जैसे कि लोग एप्स्टीन फाइल की बात करते हैं या अडानी की संपत्ति की बात करते हैं या अडानी के खिलाफ जो मामले हैं वहां पर उसकी बात करते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पर काफी कुछ कहा और बोला जा चुका है, लोग बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे सीधे तौर पे यही लगता है कि जो एक अमेरिका के साथ ट्रेड डील हमारा अटका पड़ा है, जिसमें हमारी सांस एक तरह से अटकी हुई है। एक स्टेटमेंट अमेरिका से आता है कि हम परमिशन दे रहे हैं, जाओ रूस से तेल ले लो। भारत जो है वो टकराव नहीं चाहता, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता और उससे बचना चाहते हैं। हर राष्ट्र का अपना एक आत्मसम्मान होता है। एक सीमा तक ही आप किसी की बात सुनेंगे, क्योंकि इसी को लेकर तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जाती है। आत्मसम्मान की खातिर खामेनेई की जो हत्या हुई एक तरीके से, उस पर भारत की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती की जो बात ट्रंप तभी करते हैं ना जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कल को अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे और पहले जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो दोस्ती की बात नहीं होती थी। तो आपकी एक हैसियत होती है राष्ट्र प्रमुख के तौर पे, और उसके आधार पे कोई दूसरा राष्ट्र प्रमुख आपको अपना दोस्त बताता है और उस दोस्ती की आड़ में अगर वो आपका लिवरेज लेना चाहता है, वो चाहता है कि भाई आप इस पे दरें घटा दें, ये टैरिफ ना लगाएं, इतना कम कर दें, अमेरिका से 500 जो मिलियन है बिलियन है उसका सामान 2030 तक आप खरीदें। तो इस तरह की शर्तों के साये में दबी हुई दोस्ती जो है वो अच्छी नहीं होती। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका का युद्ध अब कई महीनों से चल रहा है। युद्ध विराम की बात हुई, सीज फायर की बात हुई, लेकिन सीज फायर के उल्लंघन की भी बात हुई। इस सब के बीच में हमने अक्सर हिंदुस्तान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आते हुए देखी कि बहुत गलत किया ईरान ने जो हमला किया, जिसमें हिंदुस्तानी या तो चपेट में आए या मारे गए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ उलट हुआ, और उलट ये हुआ कि अमेरिका के एक वार में 3 हिंदुस्तानियों की जांच, जिनकी जान गई है, ये अब आधिकारिक पुष्टि हो गई है, और उसके बाद से अब कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसको जरा समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। और उसके लिए हमारे साथ हैं मेरे पूर्व सहयोगी, मेरे सीनियर उमा शंकर सिंह जी। उमा शंकर सिंह पॉइंट के नाम से आप इनको सुनते हैं। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया संकेत। उमा शंकर जी, मैं सबसे पहला सवाल और बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि खासतौर से इस प्रकरण में शुरुआत कहां से हुई, हुआ क्या? जी देखिए, शुरुआत इस प्रकरण में अगर आप जहाजों पर हमले की बात करें तो 8 जून को एक हमला होता है और एमटी मैरीवेक्स नाम के जहाज पर हमला होता है, जिस पर कि 24 भारतीय क्रू मेंबर थे। जहाज से 24 क्रू मेंबर को बचा लिया गया, ओमान की नौसेना ने उनको बचा लिया। और अमेरिका की तरफ से दलील आई कि ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि तकरीबन 4 बार उसने अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की थी और उसका जो मूवमेंट था वो आपत्तिजनक था। ये भी कहा गया कि जो ईरान से तेल की ढुलाई में ये जहाज जो है वो शामिल रहा है। और ये ही नहीं बल्कि जो दूसरे तीसरे जहाजों पर भी हमला हुआ उसके बारे में भी कमोबेश यही दलील जो है अमेरिका की तरफ से दी गई। तो वो तो एक हमला था जिसमें 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन जो दूसरा हमला हुआ, जो कि तकरीबन 24 से 36 घंटे के बाद हुआ, और उस हमले में 3 भारतीय नाविकों के लापता होने की जानकारी आई। उस जहाज पर भी जो कि जिस पर हमला हुआ उस पर भी 24 भारतीय नाविक थे और उनमें से 21 को तो ओमानी नौसेना ने बचा लिया, लेकिन 3 के लापता होने की जानकारी आई। और उसके बाद लगा कि मामला काफी गंभीर है और तभी जो ओमान में जो भारत का दूतावास है वो भी काफी सक्रिय था। पहले हमले के दौरान भी सक्रिय था, उस समय रेस्क्यू के लिए सक्रिय था। और इसके बाद जब इसकी संवेदनशीलता पता चली तो भारत सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया। अमेरिकी जो दूतावास के जो प्रमुख हैं, जो सीडीए हैं, चार्ज डे अफेयर, जेसन मिक्स, उनको तलब किया गया और लापता भारतीयों के बारे में नाराजगी जो जताई गई।
अभी जब हमारा बात करें उससे थोड़ी देर पहले ही जैसॉन मिक्स को दोबारा से तलब किया गया है, क्योंकि उन 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पहले जब तलब किया गया था तो उनके लापता होने की जानकारी आई थी। तो अब ये जो 3 भारतीय मारे गए हैं, उनको लेकर तमाम सवाल हैं। अमेरिकी दलील अपनी तरफ है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरीके से हमले करके और व्यापारिक जहाजों पर, ठीक है कि अमेरिका कहता है कि वो सब सैंक्शनड जहाज हैं, वो अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमला किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका एक तरफा तरीके से इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकता है, और क्या भारत जो है उसको सिर्फ एक आपत्ति जताकर, नाराजगी जताकर रह सकता है, या उसको आगे भी कुछ करना चाहिए। उमाशंकर जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है कि इससे पहले हमने कई बार देखा, जब जब ईरान ने अपने ड्रोन से हमला किया, खाड़ी देशों पर हमला किया, कुछ नाव पर, कुछ वेसल्स पर, शिप्स पर हमला किया, और उसमें जहां जहां हिंदुस्तानी थे, हमने बहुत ही तीखी और कड़ी प्रतिक्रिया देखी भारत की ओर से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने प्रतिक्रिया में इस बार, क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व है, तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बदलाव देखा, कुछ ढिलाई नरमी देखी, कुछ देरी देखी? आपके ऑब्जर्वेशंस क्या थे? जी देखिए, मेरा तो एक बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किए जाने की बात आती है और ये कहा जाता है कि ईरान ने उसको बंद कर रखा है, तब भी भारत की तरफ से काफी एक ऐसा जो बयान है वो आता है, अलग अलग फोरम पर भी आता है, अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आता है कि खुले आवागमन का भारत पक्षधर है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन होना चाहिए, और इस तरह के बयान सीधे ईरान के खिलाफ जाते नजर आते हैं। लेकिन वहीं अमेरिकी ब्लॉकेट जो है, आर्थिक नाकेबंदी जो अमेरिका ने कर रखी है ईरान की, उसको सीधे तौर पे भारत की तरफ से अभी तक कोई मजम्मत करता या उसके विरोध में कोई बात करता भारत अभी तक नजर नहीं आया है। ये दलील दी जा सकती है कि जब भारत एक मुक्त आवागमन की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत समुद्री आवाजाही की बात करता है, तो उसमें अमेरिकी प्रतिबंधों का जो आशय है, उसको हटाए जाने का आशय जो है वो शामिल है। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि जो आपने जिस तरफ इशारा किया कि जब ईरान से जुड़ा कोई मामला होता है तो सीधे तौर पे बयान आता है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से कार्रवाई होती है और जो इन 3 जहाजों के मामले में देखने को मिला है, तो सीधे तौर पे अमेरिका को इम्प्लीकेट करता हुआ या ये बताता हुआ कि उसका ब्लॉकेट जो है वो गलत है, गैर कानूनी है, क्योंकि ये एक पक्षीय तरीके से अमेरिका ने लगाया है, इसको यूएनएससी वगैरह का जो कोई मंजूरी है वो नहीं मिला हुआ है। हम इस पे भी आगे बात करेंगे किस तरह से 2 तरह के प्रतिबंध होते हैं, क्या यूएनएससी के प्रतिबंध जो हैं वो क्या है ईरान पर, और अमेरिका ने अपनी तरफ से क्या प्रतिबंध लगा रखे हैं, क्या भारत उन प्रतिबंधों को मानने को बाध्य है, अगर बाध्य नहीं है तो फिर क्यों मान रहा है, तो वो एक अलग विचार और बहस का विषय है। लेकिन यहाँ सीधे तौर पे जो आपका ऑब्जर्वेशन है, मेरा भी ऑब्जर्वेशन वही है कि अमेरिका के मामले में उसकी तरफ से लगाई गई आर्थिक नाकेबंदी के मामले में भारत की तरफ से कोई सीधा बयान उस तरीके से नहीं आता, जैसा ईरान के हमलों या ईरान के जो जो कार्यकलाप होते हैं उस मामले में नजर आता है। उमा शंकर जी, क्योंकि आपका ये मानना है कि ऐसा हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन योर विजडम, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कवर करते हैं, बहुत बारीकी से आप अफसरों से भी बात करते हैं, सिस्टम में क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी आप रखते हैं। क्यों क्यों ये अप्रोच में डिफरेंस आपको क्यों दिखती है? जी देखिए, मैं इसका जवाब इस रूप में देना चाहूंगा कि हम चाहते न चाहते हुए भी, यानी कि भारत और भारत की सरकार अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने को बाध्य है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर इस तरीके का है और जो वैश्विक इकोनॉमी जो है उसमें डॉलर की प्रभुसत्ता है। अगर आप ईरान से तेल या फिर उस हिसाब से देखें तो रूस से भी तेल लेने या ना लेने को बाध्य क्यों होते हैं? जब अमेरिका छूट देता है तभी आप तेल लेने को जाते हैं, क्योंकि भुगतान का एक बहुत बड़ा समस्या है। अगर आप रुपये में मान लीजिए आपने कुछ भुगतान किया भी, पहले ईरान के साथ वो सहमति बनी थी, बाद में रूस के मामले में भुगतान करने की कोशिश हुई, भुगतान किया भी गया, वो सारे रुपए जो है वो भारतीय बैंकों में पड़े हुए हैं। रूस की तेल कंपनियों के लिए उन रुपयों का कोई उपयोग ही नहीं है। तो एक सीमा के बाद उन्होंने वो विनिमय जो है वो बंद कर दिया। आपको याद होगा कि चीन की मुद्रा में भी, युआन में भी एक बार पेमेंट की बात आई थी कुछ साल पहले, और तब एक बड़ा हंगामा भी मचा था। तो सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, उसमें डॉलर की प्रभुसत्ता है,
और जब अमेरिकी प्रतिबंध कोई लगाया जाता है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से एक तरफा तरीके से लगाया जाए, तो भारत उसको मानने को बाध्य होता है। अभी और ज्यादा जो हम अमेरिका के पीछे चलते नजर आ रहे हैं, उसमें कई सारे और फैक्टर आके जुड़ गए हैं। मैं उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे नहीं जाऊंगा, जैसे कि लोग एप्स्टीन फाइल की बात करते हैं, या अडानी की संपत्ति की बात करते हैं, या अडानी के खिलाफ जो मामले हैं वहां पर उसकी बात करते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस पर काफी कुछ कहा और बोला जा चुका है, लोग बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे सीधे तौर पे यही लगता है कि जो एक अमेरिका के साथ ट्रेड डील हमारा अटका पड़ा है, जिसमें हमारी सांस एक तरह से अटकी हुई है। कहाँ तो 2-3% पहले अमेरिका हमारे सामानों पे टैक्स लगाता था, टैरिफ लगाता था, उसको बढ़ा के उसने कर दिया बहुत ज्यादा 18%। हालांकि स्ट्राइक डाउन वहां की सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके बाद वो 10% का जो बेस रेट है वो अभी लगा हुआ है। और इस बीच में आपने देखा होगा कि कैसे वर्क फोर्स जो जो लेबर फोर्स फोर्स लेबर के हवाले से 12.5% टैक्स जो है वो लगाने की जो बात है वो अमेरिका की तरफ से की गई। तो हमारा जो एक आर्थिक हित जिस तरीके से हम अमेरिका के साथ जोड़कर बैठ गए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बाध्य करता है अमेरिका के साथ उसके 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 साथ एक ऐसा नरम रुख अख्तियार करने को, जो कि अब से पहले कभी देखा नहीं गया। उमाशंकर जी, आप इसको एक लार्जर पिक्चर के साथ भी जोड़ करके देखते हैं क्या कि एक स्टेटमेंट अमेरिका से आता है कि हम परमिशन दे रहे हैं, जाओ रूस से तेल ले लो, हम भारत को कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो, और उस पर हम लोग उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं बतौर देश, जैसी कि उम्मीद की जानी चाहिए कि भाई हम हमारी मर्जी, हम जिससे मर्जी तेल लें। तो आप इसको उसी लार्जर पिक्चर में देख रहे हैं क्या, जैसे आपने बोला कि हमने अपने हित को बहुत ज्यादा अमेरिकन हित से जोड़ दिया है? जी बिल्कुल, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, हम जो अधिकारी हैं उनसे ये बात जानने की कोशिश करते हैं। और एक जो बात जो कही जाती है वो ये कि भारत जो है वो टकराव नहीं चाहता, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, और उससे बचना चाहते हैं। इसलिए जो बयानों के जरिए ट्रंप जिस तरह के बयान दे देते हैं, भारत की तरफ से बयानों के जरिए उन बयानों को काटा नहीं जाता। और कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो डील है वो हो जाए, वो ज्यादा बड़ी कामयाबी होगी, ये गवर्नमेंट का पक्ष है। और इस वजह से जब आप देखते हैं कि कोई बयान आया अमेरिका की तरफ से, जो कि हमें और आपको एक एक नागरिक के तौर पे, एक सामान्य नागरिक के तौर पे आपत्तिजनक लगता है, सरकार को भी बेशक वो लगता हो, लेकिन वो आगे बढ़ के उसका काट पेश नहीं करती। हमने कई मौकों पर ऐसा देखा है कि जब सीधे तौर पर भी सवाल पूछा गया है ऑन रिकॉर्ड ब्रीफिंग में ट्रंप के हवाले से, उनके बयानों के हवाले से, तो जवाब सीधे तौर पर नहीं आया है। तो ये बात तो सच है कि जो अमेरिका को लेकर जो जो बयानों के जरिए जो बात होनी चाहिए वो नहीं होती है। ये इस दलील में दम हो सकता है कि कन्फ्रंटेशन क्यों करना, किसी के साथ तू मैं क्यों करना, अगर काम निकल रहा है तो उसको निकालें। लेकिन वो एक सीमा तक होनी चाहिए, क्योंकि हर राष्ट्र का अपना एक आत्मसम्मान होता है। एक सीमा तक ही आप किसी की बात सुनेंगे, क्योंकि इसी को लेकर तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जाती है आत्मसम्मान की खातिर। देश की संप्रभुता, देश की अखंडता तो एक विषय है, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ के देश को बुरा बताता रहे और प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताता रहे, तो यह भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती की जो बात ट्रंप तभी करते हैं ना जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कल को अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे और पहले जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तो दोस्ती की बात नहीं होती थी। तो आपकी एक हैसियत होती है राष्ट्र प्रमुख के तौर पे, और उसके आधार पे कोई दूसरा राष्ट्र प्रमुख आपको अपना दोस्त बताता है, और उस दोस्ती की आड़ में अगर वो आपका लिवरेज लेना चाहता है, वो चाहता है कि भाई आप इस पे दरें घटा दें, ये टैरिफ ना लगाएं, इतना कम कर दें, अमेरिका से 500 जो मिलियन है बिलियन है उसका सामान 2030 तक आप खरीदें, तो इस तरह की शर्तों के साये में दबी हुई दोस्ती जो है वो अच्छी नहीं होती। बिल्कुल, एक बार वापस इसी केस पर लौटते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि उमाशंकर जी, अगर आप मुझे एक बेसिक डिफरेंस बता दें कि जब ईरान का खंडन करना था, तब हम लोगों ने कब कब कैसा कैसा रिएक्शन दिया, और इस बार ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया या कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो अलग कैसे है, इसका डिफरेंस और कॉन्ट्रास्ट मैं चाहूंगा अगर आप दर्शकों को बताएं। ये देखिए, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, अगर मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान की तरफ से हमला हुआ और ईरान के मद्देनजर ईरान की तरफ से ये दलील दी गई कि वो जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि इन देशों में अमेरिकी बेसिस हैं, तो वो पड़ोसी देश पे हमला नहीं कर रहा बल्कि अमेरिकी बेसिस पे हमला कर रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि दुबई के एयरपोर्ट और तमाम जो ऐसे ठिकाने हैं, जो नागरिक ठिकाने हैं, वो इसकी जद में आते देखे गए। तो इस तरह के जब भी हमले हुए हैं तो भारत की तरफ से एक प्रतिक्रिया दी गई है।
लेकिन अगर आप बात करें कि खामेनेई की जो हत्या हुई एक तरीके से, उस पर भारत की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। एक बात जरूर है कि जब यहाँ पे एक मातम कुर्सी का कार्यक्रम रखा गया ईरानी दूतावास में, तो भारत के विदेश सचिव वहां पर गए और उन्होंने उस पुस्तिका पे दस्तखत किए, वहां पे उन्होंने कॉन्डोलेंस मैसेज जो है वो लिखा। लेकिन जो एक मजम्मत होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, और जब इस को लेकर सवाल पूछा गया तो अंदर खाने से ये जवाब ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया गया कि हमारे 1 करोड़ लोग जो हैं वो उन देशों में रहते हैं, उनकी हित साधना की बात है। दूसरी बात ये भी है कि यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ हमने हाल के वर्षों में काफी अच्छे रिश्ते बनाए हैं, तो उनको भी संभाल कर लेकर चलने की बात है। और दूसरी बात ये भी है जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली ये देखने की कोशिश होती है कि ईरान से अभी प्रतिबंधों के मद्देनजर, देखिए उस बात पे हम जिक्र करेंगे प्रोग्राम खत्म होने के पहले कि प्रतिबंध किस तरीके के हैं, कौन से प्रतिबंध हम मानने को बाध्य हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, और किन प्रतिबंधों को हम बाध्य नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं, उस बात पे हम अलग से आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम जो अमेरिका के साथ जो एक रिश्ते को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम क्या कुछ दे रहे हैं। तो जो खामेनेई की मौत के बाद जो सवाल उठा कि मजम्मत क्यों नहीं की गई, तो जो पक्ष बताया गया सरकार की तरफ से अंदरूनी तौर पर, वो उनमें इन बातों को शामिल किया गया कि देखिए हमारे इन देशों के साथ रिश्ते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो भारत है वो इस साल ब्रिक्स का चेयर है, और ब्रिक्स में सऊदी अरब भी है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि वो किसका पक्ष ले। ईरान का सीधे तौर पे पक्ष ले नहीं सकता, ईरान इसको लेकर बार बार कहता रहा कि जो हमले हुए हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से उसकी मजम्मत हो। भारत वो ले नहीं सकता चेयर के तौर पे। तो अभी आपने देखा कि एक जो जो चेयर स्टेटमेंट है उसको दिया गया, जो कि एक तरह से उस पर सर्वसम्मति बनाने की जरूरत नहीं होती, और एक औपचारिकता निभाने की जो बात है वो कर दी गई। तो अपने आप को एक कैच-22 सिचुएशन में भारत पाता है, और अमेरिका का जो प्रतिबंध है ईरान पर वो उसको भारी पड़ता नजर आता है, और तभी वो अपने जो कदम है या जो अपने बयान है उसमें भी काफी एक संभल कर बात करता नजर आता है। लेकिन उसमें ये बात गुम नहीं होता कि क्या एक जो 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 रहस्य की खोज शायद आपको भी होगी कि आखिर क्या कुछ ऐसा है कि हमारी सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो तमाम बातें अमेरिका की तरफ से सुन रही है। जब वो कहती है कि रूस से तेल खरीदो तो खरीदती है, हालांकि दलील ये दी जाती है कि जो 140 करोड़ भारतीयों की जो अपनी का जो अपना हित है उसके हिसाब से, और जहां से तेल सस्ता मिलेगा उसके हिसाब से हम तेल लेंगे। और एक तरह से कह सकते हैं कि हाथी के पैर में सबका पैर जैसा एक बयान जो है वो ये आता है कि जो राष्ट्र हित में जो होगा। तो अगर आप ऐसे कहें, परिभाषित करें कि शायद प्रतिबंधों में को तोड़कर तेल लेना भी राष्ट्र हित में ना हो, क्योंकि उसके कैस्केडिंग इफेक्ट अलग होंगे। कई तरह के प्रतिबंध दूसरे सेक्टर्स पे भी लागू हो जाएंगे अमेरिका के प्रतिबंधों के, जिसकी वजह से जो हमारी जो ग्रोथ है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, प्रोडक्टिविटी है, वो बाधित हो सकती है। तो ये सब एक जटिल विषय जरूर है, लेकिन राजनयन के तौर पे या ये फौरी तौर पे जो एक सिचुएशन, जो एक चुनौती पैदा हुई है, उसमें हम उस तरह से अमेरिका के साथ उसको जवाब देते नजर नहीं आते हैं जैसा कि दिया जाना चाहिए। उमाशंकर जी, अब जिस बात का आप उल्लेख कर रहे थे मैं चाहूंगा उसको आप विस्तार से बताएं। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमको, ऐसे आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल ऑर्डर में ये अंडरस्टूड है कि भारत की विदेश नीति ये है और इसका हमें पालन करना है, और ऐसी क्या चीजें हैं जो हम अमेरिका के दबाव में, हमें जरूरत नहीं है वो करने की लेकिन अमेरिका के दबाव में किए चले जा रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेल पर, जो ईरानी तेल पे जो प्रतिबंध है ना, वो यूएनएससी बैक्ड नहीं है, उसको उसकी मंजूरी नहीं है, अप्रूवल नहीं है। लेकिन हम ईरान से तेल लेना हमने 19 में ही बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। तो अगर हम प्रतिबंधों की बात करें तो दो तरीके के प्रतिबंध मोटे तौर पर हैं। एक जो यूएनएससी से बैक्ड हो, उसके अप्रूवल के साथ लगाए गए हो ईरान पर, और दूसरा जो अमेरिका ने एक पक्षीय तरीके से लगा दिया हो। जो ईरान पे मोटे तौर पे जो यूएनएससी के प्रतिबंध हैं, जो कि 2006 में लगाए गए, लेकिन 2015 में जब जेसीपीओ समझौता हो गया 5+1 अमेरिका के साथ ईरान का, तो उसके बाद उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया, जो कि अभी 2025 सितंबर में फिर से लगाए गए हैं। उन प्रतिबंधों में क्या है, ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, उसका प्रसार ना कर पाए, वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को इस रूप में ना बनाए कि दुनिया को खतरा पैदा हो,
उससे जुड़े व्यवसाय जो है उस पर प्रतिबंध की जो बात है वो तो यूएन से जुड़ा हुआ प्रतिबंध है। लेकिन जो तेल जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है भारत के लिए, वो द्विपक्षीय, वो अमेरिका और ईरान के बीच के द्विपक्षीय प्रतिबंध है, मतलब एक पक्षीय तरीके से अमेरिका ने लगाया हुआ है। लेकिन हम ईरान से तेल लेना इसलिए बंद कर देते हैं कि अगेन वो जो भुगतान का संकट, और दूसरी बात यह है कि जो डॉलर की प्रभुसत्ता है उसकी वजह से। और इसके साथ बहुत सारे और फैक्टर भी जुड़ जाते हैं कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, अमेरिका नाराज होके कहीं हमारी किसी दुखती रग पे हाथ न रख दे। अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय से अमेरिकी रुख हम लगातार देखते आए हैं, और अब पाकिस्तान जो कि मध्यस्थता कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, तो उस वजह से भी जो और ज्यादा झुकाव ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ हुआ है, वो सब अपने आप में वरीसम फैक्टर है पहले से। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं हमें अमेरिका से हमें कुछ कुछ एक लालसा, कुछ एक लालच, कुछ एक फेवर की उम्मीद रहती है कि हम उसके सामने खुलकर बोल नहीं पाते। एक और बात मैं आपको बता दूं जो मैं साफ तौर पे देखता हूं, वो ये कि एक नया रीजनल ऑर्डर बनता हुआ मैं देख रहा हूं। देखिए, ईरान हमारा दोस्त रहा है, ये हम सब कहते हुए बहुत गर्व महसूस करते हैं, ईरान की तरफ से भी कहा जाता है। अव्वल तो एक छोटी सी बात ये बता दूं कि 13 जहाज अभी भी हमारे फारसी खाड़ी में फंसे हुए हैं और वो छूट कर नहीं आए हैं। तो अगर दोस्ती ऐसी उम्दा स्तर की होती तो शायद वो जहाज भी आ जाते। खैर, उसको हम अलग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान दोस्ती की दुहाई देता है, भारत दोस्ती की दुहाई देता है, लेकिन अभी जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, तो ईरान और पाकिस्तान के बीच की जो नजदीकी है वो एक बहुत अलग लेवल पे चली गई है। ये वही पाकिस्तान है जो 2024 में ईरान और पाकिस्तान आपस में भिड़े थे आतंकवाद के मामले पे। दोनों ने एक दूसरे पे दो दो दिन तक अटैक किए थे, बाद में उनका समझौता हो गया था, वो बात भी छोड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। और चीन जो है वो रूस की इकोनॉमी में, जो जंग की इकोनॉमी है, उसमें पैसा डाल रहा है। तो एक पूरा ब्लॉक में बनता देख रहा हूं, रूस, चीन, चीन पाकिस्तान के पीछे और ईरान। तो इस रीजन में जो है आपका, और जो बहुत पुराना दोस्त आपका रूस है, वो भी आपसे छिटका छिटका रहता है। उसको तेल बेचना है तो अच्छी बात करता है, लेकिन वो पुरानी जो गर्माहट है रिश्तों में, वो कई बार नहीं भी नजर आती है। आप अगर कई बार देखें रूस की तरफ से आए बयानों को, तो आपको लगेगा कि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से हम 70, 75 या 76% तक हथियार खरीदते थे रूस से, वो हमने कम कर दिया। हमने डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर फ्रांस जैसे देश के साथ जो है वो भी 30% से ऊंचा चला गया, हथियारों की खरीद हम वहां से कर रहे हैं। तो वो एक गम है जो रूस को भी सालता है। लेकिन तेल जो है उसकी ऐसी कमोडिटी है, और क्योंकि वो यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है तो उसको बेचना है, तो अच्छे बयान उसकी तरफ से आते हैं। लेकिन ये जो रीजनल ऑर्डर जो एक नया बनता हुआ देख रहा हूं, उसमें भारत की कोई ऐसी मजबूत जगह मुझे नजर नहीं आती। और जिस अमेरिका की तरफ हम नजर उठाकर देखते रहते हैं, उसकी तरफ हम एक उम्मीद की निगाह से देखते हैं। वो अमेरिका भी पाकिस्तान को लेकर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। बार बार वहां के फील्ड मार्शल की वो बड़ाई करते हैं, ट्रंप उनके साथ लंच कर चुके 2 बार, प्रधानमंत्री पाकिस्तान की उनकी बड़ाई करते हैं। तो मेरा सीधा सा एक पॉइंट ये है कि आखिरकार हम इस पूरे तनाजे की स्थिति में हम आखिर हैं कहां पे, हमारी फॉरेन पॉलिसी है कहां पर? तो उमा शंकर जी, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है हम कहाँ हैं? और अगर ये काम नहीं कर रहा है, या हम एक नए गुट में उतने मजबूत नहीं हैं, या जिसके सहारे या जिससे उम्मीद लगाए हुए हैं वो खुद पाकिस्तान, आप हम जानते हैं मध्यस्थता पाकिस्तान करवा रहा था ईरान और यूएस के बीच में। इसको लेकर के लोगों ने ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ही एक बयान था जिसमें वो दलाल शब्द का प्रयोग करते हैं पाकिस्तान के लिए। बट हम कहाँ हैं? देखिए, ये जो जो शब्द जो आया, जो ऑल पार्टी मीट के बाद ये शब्द सामने आया, मेरा ये मानना है कि भारत की जो कूटनीति की जो कोशिश है वो पूरी इस बात पे आश्रित रही कि हमको पाकिस्तान को अलग थलग करना है। चाहे मुंबई अटैक हुआ हो यूपीए के जमाने में, तब से लेकर अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने रीच आउट किया अलग अलग देशों को, और हमारी पूरी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करें। वो तो कहीं काफूर हो गया है। अब आपको भला लगे बुरा लगे, यानी कि हिंदुस्तानी होने के नाते आपको ये बुरा लग सकता है कि ये पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, आप उसको डिमीन कर सकते हैं मीडिया पे बैठ के, जो कि होती भी है बात। लेकिन अगर कायदे से अगर दो फौज भी आपस में लड़ती है ना, तो वो भी रूल बेस्ड होता है, उनके साथ भी वो भी पूरी एक सम्मान देकर लड़ते हैं। दो देशों की सेना भी लड़ती है, तो अगर रूल
बेस्ड होकर ना लड़े तो बात अलग है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर पाकिस्तान कुछ कर रहा है जिससे हमारा सरोकार नहीं है और हम उसको दोयम दर्जे की चीज मानते हैं, तो हमें उसको उतना तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हमने जरूरत से ज्यादा, और हमारी मीडिया ने तो और भी जरूरत से ज्यादा उसको तवज्जो दिया। तो अब पाकिस्तान जो है वो अलग अलग देशों के साथ उसका जो उठना बैठना है वो ज्यादा बढ़ गया है। अगर अमेरिका की बात करें तो यही ट्रंप जो है वो कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का गढ़ है, अगर उनके आप 2018 वगैरह के जो जो बयान है वो सुने। लेकिन अब वही उस पर आश्रित हो गए हैं। तो ये कहा जाएगा कि देखिए अमेरिका का, क्योंकि उसकी टांग फंस गई है ईरान युद्ध में, तो पाकिस्तान निकाल सकता है, तो इसलिए वो उसके साथ खड़ा नजर आता है। तो हर कोई अपने इंटरेस्ट से ही किसी देश के साथ रिश्ता बनाता है, या फिर रिश्ते उसके बिगड़ते हैं जब इंटरेस्ट वहां पे सर्व होता है या उसके अगेंस्ट जाती हुई बात नजर आती है। तो हम सब पूरे इस प्रोग्राम पे जितना भी घंटा खर्च करें, लेकिन हमारा सवाल, हम दोनों का सवाल अंत में यही बचेगा कि आखिरकार हम खड़े कहाँ हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, पेशेवर अधिकारी हैं, और वो दशकों से एक पेशेवर किस्म के की पॉलिसी पे चलते नजर आते रहे हैं, सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन अगर जब उसमें दखल इतना ज्यादा बढ़ जाए जिसमें कि राजनीतिक हस्तक्षेप या उस मकसद से हस्तक्षेप जो है जिसमें कि घरेलू राजनीति में, देखिए घरेलू जरूरतों के हिसाब से ही फॉरेन पॉलिसी तय होती है, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए ही तमाम जो दारोमदार हो जाए, तो ऐसे में फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले पेशेवर से पेशेवर जो 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 नीति निर्माता हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, उनका डिविएट होना और फोकस हिलना जो है वो तो लाजमी हो जाता है। ये जो लास्ट बात आपने बोली है उमा शंकर जी, ये बहुत जरूरी है। देखिए हुआ क्या, 2014 के बाद से एक बहुत स्ट्रांग फोकस इस सरकार का ये रहा कि फॉरेन पॉलिसी को गली कूचे में, घर मोहल्ले में एक एक कॉमन चर्चा में विदेश नीति को लाया जाए, वरना विदेश नीति और विदेश मंत्रालय की कवरेज दोनों को ही बहुत बोरिंग माना जाता था। लेकिन उसको धीरे धीरे मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में लाया। अब ये इस मकसद से लाया जाए कि आप जा करके गली मोहल्ले में ये बताएं कि देखो हमने उस देश के साथ ये कर दिया, बड़ाई के लिए, एक बड़प्पन दिखाने के लिए कि देखो अब हम ऐसे कर रहे हैं। पर जब आप लोगों का इंटरेस्ट पीक कराते हैं, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा उसमें भी होगा, या चार सवाल भी उससे लोगों के ही निकलेंगे। तो आपको लगता है कि ये नीति निर्धारक जो हमारे हैं विदेश नीति के, वो इस चीज से भी अब डिक्टेट हो रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, डोमेस्टिक ऑडियंस देखिए, क्या सोचेगी? लोगों तक बात को ले जाना, फॉरेन पॉलिसी को ले जाना एक बहुत अच्छी बात है, और गली कूचे में ले जाना और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस देश के साथ हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन सवाल है, और उसका प्रचार भी बहुत होता है, सवाल ये है कि उस दोस्ती से आपको हासिल क्या हो रहा है जो आप अपने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्ती की दुहाई देकर उसका प्रचार करना एक बात है, लेकिन 140 करोड़ लोगों के लिए कुछ लेकर आ पाना वो दूसरी बात है। आप कहते हैं ईरान के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो आपने फिर, आपके लिए तो हॉर्मोन स्टेट खुला होना चाहिए। तो ये जो एक फॉल्स नैरेटिव बिल्डिंग का जो काम जो सरकारी तंत्र के जरिए किया गया और मीडिया के जरिए किया गया, उसका अब जब नतीजा देने की बारी आई कि भाई इसके वजह से आप नतीजा दो, तो वो नहीं है। तो यहां से अब लोगों को फॉरेन पॉलिसी के खोखलेपन का, जो कि जाहिर होने लगा। जहाजों के मामले में ठीक है कि 24 जहाज थे, तो जो ऑयल टैंकर और बाकी सब है वो आ गए, 13 जहाज अभी भी वहां पे फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इस मामले में हमने ईरान के लोगों से भी बात की, तो उनका कहना है कि देखिए, हम अगर भारत के सारे जहाज छोड़ देंगे तो बाकी देश के जो भी जहाज हैं 2200 के आसपास, तो वो कहेंगे हमारे में क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब है कि उसको भी एक बैलेंस बना के चलना है। तो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ माइल चलने को तैयार नहीं है। तो किस फॉरेन पॉलिसी की दुहाई देकर आप लोगों को बरगला रहे थे कि हम इतने बड़े हैं, इतने अच्छे हैं, हमारी इतनी एक्सेप्टेंस है, तो वो अब खुलकर सामने आ रहा है इस पूरे प्रकरण में कि आप कोई लिवरेज लेकर आप नहीं पा रहे, और फिर आपको ऐलान करना पड़ता है कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम जलाओ, ये कम चलाओ। सबको पता है कि एक संकट की स्थिति है, और सबको पता है कि कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आपने सबके साथ इतने मजबूत रिश्ते बनाए, तो उसका प्रतिफल जो कुछ मिलना चाहिए वो इस संकट के समय में क्यों नहीं मिल रहा है? यही है $1 मिलियन क्वेश्चन, और इसी की तलाश में आप
स्टोरीज तलाशते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सरकार के गलियारों में जाएंगे, जानकारी बटोरने की कोशिश करेंगे, कुछ सवाल पाएंगे और कुछ सवाल निरुत्तर रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उमा शंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया संकेत।